हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का डीपीएस गौतम क्लासेज में स्वागत है। आप सभी ने गणित प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं देखा है और उससे संबंधित जो भी कंटेंट आवश्यक हैं वो सब आपको वीडियोस के माध्यम से अपलोड करके दिया जा चुका है। जैसा कि मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि चैप्टर वाइज हम आपको बोर्ड परीक्षाओं पर प्रश्न भी हल करके दिखाएंगे और आपको उसका अभ्यास कराएंगे। तो अपने कमिटमेंट के इस कड़ी में मैं आपके सामने बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, प्रश्न हल करने से पहले हम आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। डिस्कशन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र की बनावट को लेकर करना चाहते हैं। जैसा कि आपने विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर्स में देखा होगा या अपने टीचर्स से ऑनलाइन सुना होगा या कक्षा 9 में क्लास करते वक्त ऑफलाइन कक्षाओं में भी अपने टीचर्स को सुना होगा कि बोर्ड परीक्षा 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर की परीक्षा जो होती है वो आपके विभिन्न प्रकार के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें प्रोजेक्ट्स भी आप बनाते हो, प्रैक्टिकल्स भी हैं और 3 मंथली टेस्ट्स हैं। तो जो 70 नंबर की लिखित परीक्षा है उसकी ही स्पेशल तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ ऑनलाइन, और उसके तहत आपको जो प्रश्न पत्र प्राप्त होगा उसमें प्रश्न पत्र की रचना कैसी होगी, आज सबसे पहले मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रश्न होंगे: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो 1-1 नंबर के होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसमें 1 नंबर का भी सवाल होगा और 2 नंबर के भी सवाल होंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आएंगे उस लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर के भी प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 4 नंबर और 6 नंबर दोनों तरह के प्रश्न होते हैं। जो 6 नंबर का प्रश्न होता है वो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें से केवल 1 खंड करना होता है। तो इस तरह से रचना आपको होगी। अब हम आपको बोर्ड परीक्षा के 2-3 वर्षों के चुनिंदा प्रश्नों को इस चैप्टर से जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं लगभग हर प्रकार के प्रश्नों को आपके समक्ष हम रखेंगे और आपको हम ये भी बताएंगे कि ये प्रश्न किस ईयर में पूछा गया था और उसे हल करके आपको दिखाएंगे। आप उसे वीडियोज़ के माध्यम से देखें, देखने के बाद उसे आप अपने नोटबुक में नोट भी करें और नोट करने के बाद आप स्वयं अंशाल पेपर लेकर या किसी भी प्रकार के मॉडल पेपर को लेकर उसमें जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पूछे गए हैं उसको स्वयं भी हल करें और हल करके देखें कि आप उसे हल कर ले रहे हैं या नहीं हल कर पा रहे हैं। यदि हल करने में कोई दिक्कत आती है तो एक बार फिर आप हमारे वीडियोज़ को देखें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, जिससे कि आगे की वीडियोज़ में उसका भी सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। तो सबसे पहले हम आप शुरू करने जा रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं और उन प्रश्नों को हम चूँकि बोर्ड पर ही हल करके दिखाना है तो इस बोर्ड पर हम पहले उस प्रश्न को लिखेंगे और लिखने के बाद आपको वो प्रश्न हल करने का तरीका बताएंगे। पहला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक P के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब इसके विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प ए, दूसरा विकल्प बी,
जो p+1 है, पहला विकल्प ए में p दिया गया है ऑप्शन, और विकल्प सी है 2p, और लास्ट विकल्प डी है 2p+1। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन 1 अंक का है। ये 1 अंक का क्वेश्चन है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार हम पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप होता है। और ये प्रश्न किस सन में पूछा गया है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। हर प्रश्न के ऊपर यहाँ हम लिख देंगे, जिसे आप नोट कर लीजिए। तो ये 2019 के एक सेट में आया हुआ है, 2019 के सेट में आया हुआ है। अब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अगर आपको लेना है तो आप जानते हो, जैसे p एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी p की वैल्यूज क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये n तक जा सकता है। अब इसे सम और विषम की परिभाषा में आपको कैटेगराइज करना हो किसी पूर्णांक को, तो सम के लिए क्या होता है कि कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या है, और जो 2 से विभाजित न होती हो वो विषम पूर्णांक संख्या है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो 2 से विभाजित न होती हो। तो अर्थात हम अगर 2p ले लें और p = 1 2 3 4 5 करें, तो 2p जब लेंगे तो जैसे 2p के लिए, जैसे यहाँ देखिए p के लिए अगर 1 2 3 4 5 लें तो 1 विषम होगा तो 2 सम हो जाएगा, 3 विषम होगा तो 4 सम हो जाएगा, यानी यह ऑप्शन विषम पूर्णांक के लिए नहीं हो सकता। इसी प्रकार p+1 लेंगे तो p की वैल्यूज 1 2 3 4 अगर आप रखते हैं और उसमें +1 करते जाएंगे तो फिर सम विषम दोनों आएगा। यहाँ पर c को लेंगे 2p, p की वैल्यूज 1 2 3 4 अगर रखेंगे आप तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम संख्या में बदल जाएगी। लेकिन 2p+1 अगर ले लें और इसमें p की वैल्यूज 1 2 3 4 5 रखिए आप और 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो वैल्यूज आएंगी वो विषम पूर्णांक आएंगी। जैसे यहाँ करके देख लीजिए, इसका हल अगर आप करना चाहें लिखित तो वो भी देखिए। चूंकि p धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात p = 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, किसी भी वैल्यू में इसके लिए लेंगे आप तो ये देखिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। p+1 लीजिए, अगर 1 लेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, विषम सम हो गया। 2 रखें अगर p की जगह 2 + 1 विषम हो गया। 3 रखिए, 3 + 1 4, यानी सम विषम दोनों आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2p लीजिए, 1 रखिए तो 1, यहाँ रखेंगे 2p में 1 तो 2 × 1 2 हो गया, सम हो गया। 2 लेंगे तो 2 × 2 4 सम हो गया। 3 लेंगे तो 3 × 2 सम आएगा, यानी इसमें सभी सम संख्या आ रही है, तो ये विषम पूर्णांक के लिए नहीं हो सकता, सम पूर्णांक के लिए हो सकता है। अगर इसी सवाल को चेंज करके इस विषम शब्द की जगह सम पूर्णांक ला दें तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब डी ऑप्शन बचा, इसको आप चेक करके देखो। इसमें p की जगह 1 रखो आप तो 2 × 1 2 + 1 3 हो गया। फिर p की जगह 2 रखो तो 2 × 2 4 हो गया, +1 5 हो गया, तो 5 आ गया। फिर यहाँ p की जगह 3 रखो तो 3 × 2 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया। आप जितने भी रख करके देखो तो जो आंसर मिल रहा है वो विषम पूर्णांक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। यहाँ आप करके दिखाना चाहो तो यहाँ रख भी सकते हो, सबके लिए रखिए आप। p लेंगे तो a विषम पूर्णांक नहीं है, ऑप्शन ए विषम पूर्णांक नहीं है। ऐसे ही b को देखो आप, p+1 करके देखो, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। ऐसे करके देखें आप तो इसलिए यह सम एवं विषम दोनों पूर्णांक है, दोनों है। ऐसे ही आप इसका अगर सी ऑप्शन करके देखना चाहो तो 2p, तो p बराबर 1 2 3, तो 2p बराबर क्या आएगा, तो 2p बराबर आएगा
2, 4, 6 यानी कि समपूर्णांक आ रहा है, समपूर्णांक है। अब बचा ऑप्शन डी, तो इसमें p बराबर 1, 2, 3 लीजिए, तो 2p + 1 यानी 2p + 1 का मान लिखेंगे तो 2 × 1 + 1, फिर 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1 डैश डैश डैश, वैल्यू निकालिए इसकी तो आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 7, जो विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? विकल्प डी सही है। तो इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते वक्त ये ध्यान रखिए कि उसका सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं है कॉपी में। अगर आप उसको जो मौखिक तौर पर हल कर ले रहे हैं तो केवल आपको उत्तर पुस्तिका में अपने केवल विकल्प लिखना होगा कि कौन सा विकल्प सही है, ये जानिए। आप उसे रफ पे कर सकते हो या मौखिक कर सकते हो, और अगर उसे मौखिक हल करने में दिक्कत हो रही है तो आप उत्तर पुस्तिका में इस तरह से लिख करके भी कर सकते हो, वो भी माना जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर का है। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? और 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है, पहले ऑप्शन में 14 और 35 दो संख्याओं का एक युग्म है, बी ऑप्शन में 18 और 35, और सी ऑप्शन में 31 और 93, और डी ऑप्शन में 32 और 62। तो इसमें बताना है हमें कि ये कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और 1 अंक का है, 1 अंक का प्रश्न है। तो पहले तो आप एक बार फिर रिपीट करके जान लीजिए कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। यहाँ सह अभाज्य संख्या का मतलब यह है, दोनों दो बातें हैं। अगर अभाज्य संख्या कहा जाए तो फिर वो संख्याएं 2 से नहीं कटनी चाहिए, और सह अभाज्य संख्या जब कहा गया तो सह अभाज्य का मतलब है कि परस्पर अभाज्य हों। मतलब कि उन दोनों संख्याओं में 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं एक युग्म में दी गई हैं, उस युग्म की सभी संख्याओं में कोई सार्वभाजक नहीं होना चाहिए, या उनका कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, या और उसको क्लैरिफाई किया जाए तो उस युग्म की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 आना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि चेक करें। इसको लगाने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप देख लीजिए कि इन संख्याओं के लिए कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, या दोनों का कॉमन गुणनखंड है, उभयनिष्ठ है। और ये मौखिक अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप रफ पेज पे जाओ अपने और उन संख्याओं का गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने के बाद देख लो कि उसमें मसा क्या प्राप्त हो रहा है। अगर उनका मसा 1 प्राप्त होता है तो वह सहअभाज्य गुणनखंड है। तो हम इस तरह से चलो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे 14 और 35 का एक ऑप्शन है, 14 को अगर हम खंड करें तो 2 × 7 आएगा, और 35 का खंड करें तो 5 × 7 आएगा। तो स्पष्ट है कि 7 इसमें एक कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब 14 और 35 सहअभाज्य नहीं है। इस तरह से अगले खंड पर पढ़ते हैं 18 और 35। तो 18 और 35 का भी खंड करेंगे आप तो 9 × 2, 9 × 2 आएगा, और 35 का आप खंड करोगे तो 7 × 5 आएगा। तो इसमें आप देख रहे होगे 18 का 9 × 2 और 35 का 7 × 5, इनका कोई भी खंड आपस में उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसलिए सही विकल्प हो जाएगा आपका, सही विकल्प बी। स्पष्टीकरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 18, 35 का एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये परस्पर, इसलिए 18, 35 सह
अभाज्य संख्या का युग्म है। ये आंसर हो गया। अब आंसर पुस्तिका में लिखने के लिए केवल इतना ही आप लिख दोगे कि बी सही है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये तरीका हो गया। सी देखो 31 और 93, 31 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 93 आ जाता है, तो 93 31 से ही विभाज्य हो जा रहा है, इसलिए सहभाज्य नहीं हो सकता। और वही हाल है 32 62 का, इनका 2 जो है मसा होगा, 2 से विभाजित हो जा रही हैं। तो केवल एक ऑप्शन बचा 18 और 35 जो परस्पर सहअभाज्य है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। है आपका अगला क्वेश्चन, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। A 124/164, B 131/30, C 227/625 और D 625/462। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी 1 नंबर का सवाल है और ये पूछा गया है 2019 में। ये 2019 में पूछा गया है और 1 अंक का है, बहुविकल्पी है। इसे आप देखिए, शांत दशमलव, ये 4 ऑप्शन है, बताना है इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहले तो आपको जानना होगा कि शांत दशमलव की परिभाषा क्या है। आपको हमने इसके पहले बताया भी है जब पढ़ाते वक्त शांत और अशांत दशमलव के बारे में। तो सीधा आप देखिए, जो भी संख्या दी होगी उसका एक हर होगा। अंश पे कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांत और अशांत दशमलव तय करने के लिए हर के ही गुणधर्मों का अध्ययन किया जाएगा। तो आप इसमें हर को ले लेंगे और हर का गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने के बाद अगर कई खंड प्राप्त होते हैं तो उन गुणनखंडों को घात के रूप में आप लिख लीजिए। घात के रूप में लिखने के बाद आप देखेंगे कि क्या उनके गुणनखंड में केवल 2 और 5 के ही खंड अवेलेबल हैं या इसके अलावा कोई और संख्या है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या है तो वह अशांत दशमलव होगा, और केवल 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 के खंड प्राप्त हुए हैं तो वो शांत दशमलव होगा। एकदम सिंपल फार्मूला है। तो इस तरह से जो सवाल दिया गया है उसके सभी विकल्पों के हर को ले करके खंड करके आप देख लीजिए। तो जैसे हमने मान लीजिए इसका हल करते वक्त मान लीजिए कि ए विकल्प को लिया और 164 इसका हर है। 164 का आप गुणनखंड करिए, 164 का गुणनखंड करिए तो आप 2 से भाग दे देंगे इसको, तो 2 × 82 हो जाएगा। फिर 82 को आप खंड करिए तो 2 × 2 × 41। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 मिला, लेकिन 41 भी एक संख्या आ गई जो 2 और 5 से अतिरिक्त है। तो लिख दीजिए, चूंकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या है, इसलिए ये अशांत है। ऐसे ही आप इसका बी का देखिए, 30 है, 30 का खंड करेंगे आप, 30 का गुणनखंड करेंगे तो सीधा है 3 × 2 × 5। ये भी अशांत हो गया। क्यों?
क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक संख्या आ गई, कौन सी? 3 आ गई। सी विकल्प में 625 है हर, 625 लीजिए और इसका गुणनखंड करिए तो क्या होगा? 25 इंटू 25, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप क्या देख रहे हैं, चूंकि हर 2 एवं 5 या 2 भी ना लिखिए क्योंकि इसमें 2 नहीं दिख रहा है, केवल 5 है तो भी मान्य है। हर 5 के गुणनखंड की घात में है, इसलिए शांत दशमलव है। यही इसका आंसर है। और इसका एक अगला है डी, यहाँ पे कर दे रहे हैं, उसको भी देख लो करके। 462 है हर, इसका आप खंड करोगे तो 2 इंटू 231 का खंड होगा नहीं, तो ये फिर अशांत हो गया क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आया इसका? सी विकल्प आया। आंसर हो गया विकल्प सी सही है। तो इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। और अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। जैसे पिछला था सेम वही है, तो उसी तरह का सवाल है। इसका ऑप्शन है 77/210, सेकेंड ऑप्शन बी 129/2 5/7 इंटू 7/5, सी ऑप्शन 13/3125 और डी ऑप्शन है 8/17। यह भी एक अंक का प्रश्न है, एक अंक का सवाल है और ये 2019 में पूछा गया है। ये 2019 में पूछा गया है। तो आगे देखते हैं। इसको हल करने के लिए इसका भी वही तरीका होगा कि आप इस सभी ऑप्शन के हर को ले लीजिए। जैसे ऑप्शन ए ले लिया तो ए का हर क्या है? 210 है और 210 का आप गुणनखंड कर दो तो आ जाएगा 2 इंटू 105 और फिर 105 का करो तो 2 इंटू 5 और इंटू 21, तो अब 21 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। चूँकि 2 5 के अतिरिक्त भी संख्या गुणनखंड में है, इसलिए कैसा है? ये अशांत है, अशांत दशमलव है। हमने आपको बताया था कि शांत दशमलव तय करने के लिए उसके हर का गुणनखंड करिए। हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त या 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी तीसरी संख्या गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगी तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। तो यह अशांत हो गया। इसी तरह इसका बी देखिए, बी ऑप्शन हर इसका दिया हुआ है 2 इंटू 2 5 इंटू 7 7 इंटू 5। तो इसको खंड करने की जरूरत नहीं है, खुद करके घात के रूप में दिया है तो आप लिख सकते हैं। चूंकि हर में 7 की पावर 5 गुणनखंड है, इसलिए अशांत होगा। क्यों अशांत है? क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त एक 7 के भी
गुणनखंड इसमें प्राप्त हो रहे हैं, जो 2 और 5 से अतिरिक्त संख्या है। इसी प्रकार सी ऑप्शन ले लीजिए इसका, तो सी का हर हो गया है आपका 3125, और इसका आप जो है करेंगे आप तो आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 625 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। तो ये हो गया 5 की पावर 5। चूंकि गुणनखंड केवल 5 की घात में है, इसलिए शांत दशमलव है। यही ऑप्शन इसका आंसर है, सी ही इसका आंसर होगा, ये जान लीजिए। तो डी को भी ले लीजिए, उसको भी हल कर लीजिए। हर हो गया 17, इसलिए अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। तो इस प्रकार आपका सही विकल्प क्या आया, आंसर क्या आया? विकल्प वही सही माना जाएगा जिसमें केवल 2 या 5 आंसर हो, तो वो विकल्प सी है। तो इस तरह से ये आंसर हल हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वास्तविक बिना वास्तविक विभाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। ये भी शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर ही आधारित सवाल है। अंतर यह है कि यह बहुविकल्पी के बजाय अति लघुत्तरी प्रश्न में है और 1 नंबर का ही प्रश्न है, 1 अंक का प्रश्न है ये। और ये सवाल 2019 में पूछा गया है, 2019 में ये सवाल आया हुआ है। अब 1 नंबर के जो सवाल अति लघुत्तरी में आएंगे उन्हें आपको आंसर तो देना है, लेकिन रीजन के साथ देना है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा। अपने उत्तर को सही ठहराने के लिए उसके पीछे की जो लॉजिक है वो आपको देना होगा। अर्थात 2-3 लाइन में, 4 लाइन में, छोटे में, संक्षेप में उस प्रश्न को आपको हल करना होगा, तब आप उस पर फुल मार्क्स के हकदार होंगे। बहुविकल्पी की तरह केवल आप उसका सही विकल्प छांट कर लिख देंगे, इसलिए आपको आंसर सही नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको उसका पूरा मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो इसको आप हल करेंगे। हल करने के लिए हमने अभी इसके पहले जब समझाया था तो बताया था कि शांत और अशांत दशमलव हल करने का तरीका क्या है। हल करने के लिए आप दी गई संख्या, परिमेय संख्या के हर को देखिए। हर क्या दिया हुआ है, जो संख्या हर के रूप में दी गई है उसका आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद उसके सभी खंडों को घातों के रूप में व्यक्त कर दीजिए। घातों के रूप में व्यक्त करने के बाद आप उसमें देखिए कि उसके गुणनखंड 2 और 5 के ही घात में हैं या इसके अतिरिक्त कोई और तीसरी संख्या है। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या उसमें है तो वो अशांत दशमलव होगा, और अगर कोई तीसरी संख्या नहीं है, केवल 2 और 5 के ही रूप में वो उसके खंड दिए हुए हैं, तो वो शांत दशमलव है। तो इसमें भी वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। चलिए हल करके देखते हैं इसको कि कैसे इसको हल किया गया है। तो इसमें हर क्या है, 90 है। दी गई संख्या आप चाहें लिखना तो और लिख सकते हैं, दी गई संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा 1 लाइन और बड़ा हो जाएगा, लिख के दिखा दे रहे हैं। एक ये भी मॉडल हो सकता है, दी गई संख्या 17/90, दी गई संख्या का हर 90। अब आप गुणनखंड कर दो, लिख दो यहाँ गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तो 90 का गुणनखंड करो तो 9 × 10 यानी 3 × 3 × 2 और × 5। तो आप सीधा देख रहे हो कि इसका अगर आप खंड करोगे तो आएगा 3 की पावर 2 × 2 × 5। तो चूंकि हर के गुणनखंड में, ऐसे आप इसका कारण लिख सकते हो, हर के गुणनखंड में 2, 5 के अतिरिक्त एक संख्या 3 भी है, इसलिए अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती है। तो ये सिद्ध हो गया। इसको यहाँ आंसर कर दो, चाहे प्रूव्ड लिख दो, क्योंकि सिद्ध करने के लिए कहा था तो लिख दिया आपने, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हल किया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्याओं में 1156 और 4025 का मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगला सवाल देखिए, हमने इस बार क्या किया, एक साथ दो प्रश्न लिया है हाफ हाफ करके। तो आप पहले इस प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर इन्फेसिस करेंगे, ध्यान देंगे अपना। इसमें संख्याओं 1656 और 4025 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करिए। और यह 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, अति लघु तरीके की श्रेणी में है। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी। आपको इसके पहले के वीडियोज में बताया गया था कि अगर दो संख्याएं, दो पूर्णांक संख्याएं हों और उन संख्याओं को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखें, तो यहाँ पर a भाज्य संख्या है, b भाजक है, r शेषफल है और q भागफल है। इसको दूसरे रूप में आप कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में भी आप कह सकते हैं। तो किसी भी संख्या को इस रूप में हम व्यक्त करते जाएंगे, बार बार ऐसे लिखते जाएंगे तब तक जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। और शेषफल जिस भाजक के कारण शून्य होगा वह भाजक ही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यहाँ पर जो है शेषफल r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, परंतु जो भाजक है उससे छोटी होगी। तो इस प्रकार हम लोग इसे लेते हैं। ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो इस प्रकार हम इसको हल करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हल में आप ध्यान से, दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, दी गई संख्याएं 1656 4025। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लेंगे, एक बार उसको लिख दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r इज, जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन इक्वल टू b। ये इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि किसी भी सवाल को जब आप हल करेंगे गणित में, तो जो मूल्यांकन होगा वो 100% सही होने के ही आधार पर नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है। तो पहले ही अगर आप संबंधित प्रश्न से को हल करते वक्त उससे संबंधित जो सूत्र है या नियम है, जो भी उसके तथ्य हैं, उससे संबंधित चीज़ें आप लिखेंगे तो जो जितने अंक का निर्धारित होगा, अगर वो 2 अंक का है तो 1 अंक आपको मिल जाएंगे, 1 अंक है तो आधा अंक मिलेगा, और अगर 2 अंक से अधिक 4 नंबर या 6 नंबर के सवाल हैं तो भी कम से कम 1 अंक के आप हकदार हो जाएंगे। तो हर स्टेप को आप करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपका मूल्यांकन होगा। लास्ट में आंसर आपका गलत भी आता है तो भी जितने स्टेप तक आपने सही लगाया होगा उतने स्टेप के आधार पर उस प्रश्न का मूल्यांकन किया जाएगा और आप शून्य अंक कदापि नहीं पाएंगे, ये जानते रहिए। तो इसलिए हर स्टेप को लगाने का तरीका सीखिए और स्टेप बाय स्टेप आप बढ़िए। धैर्य रखिए, साहस रखिए और अभ्यास करिए, निश्चित आपको अच्छे अंकों की सफलता प्राप्त होगी। तो इसे लगाने के लिए, इसलिए हर सवाल को लगाते वक्त पहले सूत्र जरूर लिखिए आप। ये सूत्र आपने लिख दिया और दो संख्याएं 1656 और 4025 हैं। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो a होगी और जो उससे छोटी संख्या वो b हो जाएगी। तो 4025 ग्रेटर देन 1656। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखेंगे हम लोग। तो 4025 को a के स्थान पर,
बी के स्थान पर 1656 लिखिए और 1656 में 2 का गुणा कर दीजिए। तो 1656 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आप चाहें तो इधर साइड में करके दे सकते हैं। 1656 गुणे 2 ये आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 1 11 और 3312 आएगा। अब 3312 को अगर आप माइनस करोगे 4025 से तो ये 713 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो प्लस 713, यानी कि शेष आया 713 और Q के स्थान पर क्या हो गया 2 हो गया। तो शेषफल आप देख रहे हैं कि शून्य नहीं आया। जब शेषफल शून्य नहीं आया तो एक बार पुनः अब इस 1656 के लिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक बार लिखोगे आप, यानी A के स्थान पर ये 1656 आ जाएगा। तो 1656 बराबर, और जहाँ 1656 है यानी B है, इस B के स्थान पर यह शेषफल वाली संख्या आ जाएगी 713। तो 713 को यहाँ लीजिए और 713 से 1656 में भाग देंगे तो यहाँ भी 2 भागफल मिलेगा और 2 से 713 में आप गुणा करेंगे तो 1426 हो जाएगा, जिसको 1656 से घटा लीजिए 1426। तो ये मिलेगा 0 और 3 और 230 मिलेगा। तो यहाँ प्लस 230 हो गया। आप पुनः देख रहे हैं कि शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ। तो एक बार पुनः आप जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे 713 के लिए। तो अब यहाँ 713 लेंगे A के स्थान पर और 230 आ जाएगा B के स्थान पर, यानी 230 से अब भाग देंगे किसमें 713 में। तो 230 से 713 में भाग देंगे तो 3 भागफल होगा। आप भाग देकर देखना, 2 3 6 और 3 90, 700 से कम ही हो रहा है, ये 713 है। तो 23 आपका जो है शेष बच रहा है, 23 बच गया। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो एक बार पुनः आप जो है 230 के लिए वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो 230 बराबर, अब 23 से भाग दोगे आप तो 23 हो गया B के स्थान पर गुणे। अब यहाँ पर भाग देते वक्त 10 हम ले लेते हैं क्योंकि गुणन खंड के रूप में आप लिख रहे हैं। तो 23 गुणे 10 करें तो ये 230 हो गया। तो शेषफल क्या आएगा 0। तो चूंकि शेषफल 0 आ गया, चूंकि R = 0, कितने B की वैल्यू के लिए 0 आया, 23 के लिए 0 आया, इसलिए वही भाजक जो है मस बन जाएगा। मस बराबर 23 हो गया। तो इस तरह से इसके आंसर प्राप्त होते हैं। ऐसे आप इन सवालों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हल करेंगे। अब आइए आप इधर ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हमने यहाँ लिख रखा है। प्रश्न संख्या 7, सिद्ध करें कि 5 धनकर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह 2019 का प्रश्न है। इसके पहले हम जो बता रहे थे 2020 के प्रश्न को बता रहे थे। ये 2 अंक का सवाल है, इसे हल करना है। ऐसे भी सवाल हमने हल करके आपको दिखाए हैं और हमने बताया था कि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, ये लॉजिक पर चलेगा, तर्कों पर आधारित है ये सवाल। और इसमें तर्क हम ये लेते हैं कि चूंकि करना है क्या, कि इसे बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगी तो निश्चित तौर पर उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में रखेंगे। और P/Q के रूप में रखने के बाद भिन्न की कुछ संख्याओं का अपना जो गुणधर्म है उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे और करके देखेंगे कि क्या लास्ट तक इसके दोनों पक्ष में प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वह भी परिमेय रहती है या नहीं रहती है। अगर दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी तो हमारा मानना सही हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो इस लॉजिक के आधार पर इस सवाल को हल किया जाता है। हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो हल करते वक्त सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि माना 5 धनकर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 धनकर्णी में 3 बराबर P/Q ये मान लिया, जहां Q ≠ 0, क्योंकि Q 0 नहीं हो सकता है। 0 हो जाएगा तो वो फिर भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में
अब ये Q से हम ये ऐसा करते हैं कि P बटे Q को हम P5 के साथ जो है पक्षांतर कर लेते हैं। तो करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा P बटे Q माइनस 5। तो √3 इक्वल टू, इसको अगर हल कर दें तो ये आएगा P माइनस 5Q अपान Q। ये एक लास्ट में हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें एक तरफ वे संख्याएं हैं जो करड़ी में हैं और दूसरी तरफ ऐसी संख्याएं हैं जो करड़ी में नहीं हैं। इसे हम चाहें तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि P माइनस 5Q बटे Q बराबर √3। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि P और Q परिमेय संख्या है, इसलिए P माइनस 5Q बटा Q भी परिमेय संख्या होगी। परंतु आप जानते हैं, पहले आपने हल किया है कि √3 अपरिमेय संख्या है। इसलिए P माइनस 5Q बटा Q इज नॉट इक्वल टू √3। यह √3 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ हम लिखते हैं, इस सवाल को मिटा करके, जगह थोड़ा कम पड़ रही है। तो आपने देखा इसमें कि P माइनस 5Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। तो यह जो तर्क प्राप्त हो रहा है कि इसका बायां पक्ष परिमेय है और दाहिना पक्ष अपरिमेय है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने लास्ट में लिखा इसलिए ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। क्या था हमारा मानना? हमारा मानना यह है कि 5 धन करणी में 3 परिमेय संख्या, तो ये गलत साबित हो गया। इसलिए 5 धन करणी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। इसलिए 5 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। इस तरह से सवाल को हल किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं और देखिए, ये प्रश्न 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है। कर आप व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। तो इसको देखिए कैसे हल किया जाता है। पहले तो दी गई संख्या हम लिख लेंगे, सत्रह × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11। तो हम इसको पहले तो ये चेक कर लें कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ये पहले जानना जरूरी है। तो इसको चेक करने के लिए इनका आपस में पहले गुणा कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से करके देखो, 2 में 3 का गुणा करो 6 और 17 × 5 = 85 × 11 × 6 = 66 और प्लस 11 × 2 = 22। तो 85 × 66 करके देख लीजिए। 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 43 और 3 = 51।
5610 आएगा और प्लस 22, तो इसको करेंगे आप तो ये 5632 आ गया। तो मल्टीप्लाई करके आपने देख लिया कि यह एक भाज्य संख्या है। कारा व्याख्या कीजिए कि क्यों यह एक भाज्य संख्या। तो ये तो स्पष्ट है कि ये भाज्य संख्या है। अब आपको व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या है क्यों। तो एक आप तथ्य जान लीजिए कि किसी भी भाज्य संख्या को अगर गुणनखंड करें और उसके गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में अगर आप लिख सकते हैं तो वह भाज्य संख्या होती है। ये एक तथ्य है। कोई भी संख्या अगर अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखी जा सकती है तो वो भाज्य संख्या होगी। तो हम लोग इसके गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या इसे हम 5632 को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे। 5632 का अब गुणनखंड किया जाए। 5632 का गुणनखंड करेंगे। 2 से पहले आप भाग दीजिए तो आएगा 2816, फिर 2 से भाग दीजिए तो 1408, फिर ऐसे ही करते जाइए तो 704, पुनः करिए तो 352। इस तरह से करते जाएंगे तो ये 2 गुणे 2 जो है 9 बार आपको लेना पड़ेगा। नौ गुणे 11 इस तरह से आएगा, यानी कि 2 की पावर 9 गुणे 11। तो अब आपने क्या देखा कि 2 भी एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया और 11 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में आप इसको व्यक्त करने में सफल हो गए, क्योंकि इसके बाद 2 का भी अब और खंड नहीं हो सकता, 11 का भी और खंड नहीं हो सकता। 2 केवल अपने आप से विभाजित होगी, 11 भी केवल अपने आप से विभाजित होगी, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो लॉजिक के हिसाब से कि कोई भी संख्या अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की जा सकती है तो वह भाज्य कहलाएगी। तो आप इसे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में है, इसलिए भाज्य संख्या है। यानी यही कारण पूछा गया था कि वह भाज्य संख्या क्यों है। तो क्यों है? क्योंकि वह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। अभी बोर्ड परीक्षा के और भी बहुत से प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 50 मिनट का वीडियो हमारे ख्याल से हो चुका है ये, तो आगे हम जब अगला इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे शेष प्रश्नों को उसमें लिया जाएगा। और तब तक आप इसे अध्ययन करें, दोहराएं, और मेरा कमिटमेंट जो है वो मैं पूरा करूंगा। आपका काम है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी नोटबुक में नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करिए। हाँ, एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। तो जैसे जैसे वीडियो ज़्यादा अपलोड होते जाएंगे तो बिना सब्सक्राइब किए अन्य वीडियो देखना आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे देखें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य स्टूडेंट्स को भी इसे शेयर करें जिससे कि वो सब्सक्राइब कर सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज यहीं तक।